तस्वीरें अच्छी लेना। देश को बचाओ, देश की रक्षा करो। दुश्मन अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गए हैं। हमारा देश बर्बाद हो रहा है और तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो। कितना शोर है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। झांगजुओ, इन सबको यहां से भगाओ। जी छोटे मालिक, चलो यहां से हटो, जाकर कहीं और परेशान करो। मेरे देशवासियों, कृपया अब तो जाग जाओ। देश की रक्षा करना हर नागरिक का फर्ज है। अब इस सब में खोए मत रहो। हमें शंघाई को बचाना ही होगा, चीन को बचाना होगा। दिन भर देश और शंघाई को बचाने की बातें, क्या तुम बोर नहीं होते? मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। चलो चलें। कुलवूल बंदराजान की दूसरा बूट डाले। स्वागत है 100 साल पहले के ज़ांग युआन में। यह जगह शंघाई का सांस्कृतिक केंद्र हुआ करती थी, जो शंघाई के आधुनिक इतिहास के सुनहरे दौर और बदलावों की गवाह रही है। ये लिंगशाओ फूल न केवल ज़ांग युआन की खूबसूरती का हिस्सा है, बल्कि इतिहास के गवाह भी हैं। नियांचू, इसका नाम तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसकी तो मुझे एक अच्छी फोटो लेनी चाहिए। यह सब क्या चल रहा है? तुम्हें नहीं पता कि इस तरह चीजें फेंकने से किसी को चोट लग सकती है या किसी की जान जा सकती है। आह, यह लोहे का डिब्बा लगता है आसमान से गिरा है। सर, मुझे वास्तव में खेद है। मेरा फोन खो गया है। क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ? क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे एक कॉल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, अरे, घंटी जा रही है। इसमें से रोशनी आ रही है और आवाज भी। वह फोन उठा क्यों नहीं रहे? यह चीज ग्रामोफोन से भी ज्यादा दिलचस्प है। उन्होंने फोन काट दिया। धत्तेर की, कहीं इस आदमी का इरादा इसे हड़पने का तो नहीं है? सुनिए। हेलो हेलो सर, सच में माफी चाहती हूँ। मेरा फोन खो गया है। क्या आप इसे वापस करने का कष्ट करेंगे? लोहे के इस टुकड़े को फोन कहते हैं। यंग मास्टर, सर, हैंडसम गाय, मैं आपको इनाम के तौर पर पैसे दे सकती हूँ। मुझ यंग मास्टर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आपको इसकी बहुत फिक्र है, तो ठीक है, आकर ले जाइए। आपका बहुत शुक्रिया। आप कहाँ हैं? लिंगशाओ फूलों के नीचे। लिंगशाओ फूलों के नीचे? मैं यहीं तो हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैं यहीं खड़ी हूँ। मुझे आप क्यों नहीं दिख रहे? मैडम, इतनी गर्मी में मैं यंग मास्टर अब और इंतजार नहीं कर सकता। ऐसा करो, क्या तुम इसे मुझे बेच दोगी? गर्मी? नहीं ब्रदर। आप कौन से साल में जी रहे हैं? गणराज्य का 27वां वर्ष। नहीं, सुनिए भाई साहब, भले ही आप मेरा फोन वापस नहीं करना चाहते, लेकिन आप झूठ बोलने के लिए ऐसी बेतुकी बातों का सहारा नहीं ले सकते, समझे? मुझसे बात करने का यह क्या तरीका है? खैर छोड़ो, मुझे तुमसे फालतू की बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर फोन चाहिए तो जांग निवास आकर मुझसे मिलो। अरे, सुनिए तो। काफी हैंडसम है। हद है, अब फिर से नया फोन खरीदना पड़ेगा। ओह, हेलो। सुनिए हैंडसम, मेरा वो फोन। क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था? लेना है तो जांग निवास में आकर ले लेना।
मिनगुओ के 26वें साल में। पेंगमिंग रेडियो स्टेशन आपके लिए समाचार पेश करता है। आज मिनगुओ का 26वां साल है। 10 अगस्त 7वें महीने का 5वां दिन। नहीं, क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगे कि वह समय में पीछे गया है, लेकिन इस बात पर नहीं कि वह एक धोखेबाज है? लेकिन नहीं, मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। तुम फोन खरीदना चाहते थे ना? तो ठीक है, दोपहर 2 बजे लिंगजियाओ फूलों के नीचे मिलते हैं। क्या तुम उस तिकोने पत्थर पर एक निशान बना सकते हो, जितना हो सके उतना गहरा? अगर वह सच में मिनगुओ के 26वें साल में है, तो वह अभी इतिहास बदल रहा है, एक नया निशान छोड़कर। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या खेल खेल रही हो। यह कैसे मुमकिन है? बस बहुत हुआ, अब तुम बोल सकती हो। आखिर वह जरूरी बात क्या है? कृपया शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों 2 अलग अलग दुनिया और समय में हैं। तुम्हारे हाथ में जो ये फोन है, वह मेरी दुनिया के 2025 साल से है, यानी कि तुम्हारा भविष्य। क्या तुमने मोबाइल की गैलरी में वो तस्वीरें देखी? वो साल 2025 का शंघाई है। ओह भाई, ये जादुई फोन तो विदेशी लोग भी नहीं बना सकते। मुझे तुम पर यकीन है। अरे यार, लगता है अब मेरा फोन मुझे वापस नहीं मिलेगा। अरे, ये तो मामूली सी बात है। ये छोटा मालिक तुम्हें इसके पैसे देगा। तुम पैसे कैसे दोगे? तुम गणराज्य के 26वें साल में हो और मैं साल 2025 में हूं, तो तुम कैसे भेजोगे? ऐसा करते हैं, मैं सोने की 2 छें इन बेलों के नीचे गाड़ देता हूं, तुम उन्हें जाकर खोद लेना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक गड्ढा ही तो खोदना है, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना? ठीक है, मैं जाती हूं। हेलो, क्या तुम्हें मिल गई? मिल गई, मुझे मिल गई। तुम कोई साधारण मालिक नहीं, बल्कि मेरे लिए कुबेर का खजाना हो। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? मैं अभी तुम्हें भेज देती हूँ। अपनी इस लालची हालत को तो देखो। बस तुम मुझ जैसे मालिक को खुश रखो तो हर दिन सोने की एक छांट देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो मालामाल हो गई। हेलो जी, कहाँ है? मैंने पूरी जमीन छान मारी, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। क्या? यंग मास्टर, मुझे यकीन है कि मोबाइल का समय के पार जाना एकमात्र ऐसी दुर्लभ घटना है, बाकी और कोई चीज पार नहीं जा सकती। क्या? मैंने यानी यंग मास्टर ने सारे पैसे तैयार कर लिए थे और तुम अब मुझे यह बता रहे हो? अमीर बनने का रास्ता अब बस बंद हो गया। दादाजी, देखिए यह कौन सी जगह है? अरे वाह, क्या यह शिखुमेन नहीं है? दादाजी अपने बचपन में इसी जगह की गलियों में खेला करते थे। मैं फोन पर बात कर रही हूँ, आप मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना। हेलो, सुनिए। दादाजी जल्दी कहिए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं व्यस्त हूँ। क्या आप थोड़ी देर बाद फोन नहीं कर सकते? मुझे यानी यंग मास्टर को तुमसे कुछ पूछना है। मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपने दादाजी से बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? तुम्हारे दादाजी का ओहदा भी मुझसे ऊंचा नहीं है। अगर सम्मान देना है तो पहले मुझे दो।
अगर तुमने मेरा फोन काटने की हिम्मत की तो मैं बार बार फोन करूंगा। ठीक है, जल्दी कहो। अरे, क्या तुम साल 2025 में नहीं हो? तो क्या तुम मेरा भविष्य नहीं जान सकती? क्यों ना तुम मुझे यह बताओ कि भविष्य में मैं क्या बनूंगा। नहीं, बेद साहब, क्या तुम मुझे यहाँ पागल बना रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? छोटे मालिक, इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। मुझसे छोटे रास्तों की उम्मीद मत रखो। और हाँ, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। मेरे दादाजी से बात करो, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी ताकि तुम कभी फोन न कर पाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने छोटे मालिक का फोन काट दिया। दादाजी, मैं आपको वीडियो कॉल पर सैर करा रही हूँ ताकि आप अपने पुराने दिनों को याद कर सकें। क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूं। जब मैं छोटा था तो यहीं रहता था। फिर जंग शुरू हो गई। तुम्हारे परदादा ने तुम्हारी परदादी से कहा कि मुझे लेकर यहां से चले जाएं। उस दिन के बाद हम कभी वापस नहीं जा सके। दादाजी, क्या आप मुझे फिर से परदादा और परदादी के बारे में बताएंगे? उस वक्त जब मैं तुम्हारे परदादा से अलग हुआ, तुम्हारे परदादा ने घर पर कुछ खत भेजे थे, पर फिर उनसे संपर्क टूट गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक अमीर लड़की के साथ भाग गए और अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया। यही बात तुम्हारी परदादी और मेरे दिल में एक गहरी चोट बनकर रह गई। दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए। चूंकि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं परदादा का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे पागल बच्ची, तुम्हारे दादा अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और जो लोग तुम्हारे परदादा को जानते होंगे शायद उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी। दादाजी, आपने अभी परदादा के बारे में किस साल की बात की थी? खत की तारीख पर साल 1937 7वें महीने का 15वां दिन लिखा था। फेंगमिंग रेडियो स्टेशन खबरों के साथ आपके लिए हाजिर है। आज साल 1937 के अगस्त महीने की 10 तारीख है और 7वें महीने का 5वां दिन। जाने दो, छोटा मालिक होने के नाते मैं तुम्हें माफ करता हूं। बेद साहब, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या काम है? मेरे परदादा पुराने समय में शिकुमेन में रहते थे। क्या तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तो तुम मुझसे मदद मांग रही हो? हाँ, बिल्कुल, मैं मांग रही हूँ। लेकिन अगर यह छोटा मालिक मना कर दे तो? बेद साहब, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं, लेकिन हम एक बराबर का सौदा करेंगे। तुम भी मेरी एक मदद करोगी। क्या तुम्हें मंजूर नहीं है? मुझे मंजूर है। मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगी और आप मेरे परदादा को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। सौदा पक्का। याद रखना, मेरा नाम जांग यांगचिंग है और तुम्हारा? छेन नियानचू। नियान यानी जो हमेशा याद रहे और चू यानी जो कभी ना बदले। ठीक है। मैम, जांग युआन के इतिहास और मशहूर हस्तियों की कहानियों से जुड़ी सभी किताबें यहाँ हैं। आप जो चाहें देख सकती हैं। इस बेद साहब के मिजाज को देखते हुए तो मुझे पक्का यकीन है कि भविष्य में वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने उसे बता दिया कि वह एक मामूली इंसान बनकर रह जाएगा, तो क्या उसे बहुत बुरा नहीं लगेगा? और अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरे परदादा को नहीं ढूंढा, तो मैं क्या करूंगी? क्या तुम कह रही हो कि मैं 20 से 30 की उम्र के बीच देश का एक बेहतरीन संगीतकार बनूंगा और 30 से 40 के बीच मैं शंघाई का सबसे मशहूर डायरेक्टर बनूंगा, 40 से 50 के बीच मैं सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बनूंगा? हाँ, बिल्कुल। और कुछ? 50 साल के बाद
आप एक मशहूर फाइनेंस एक्सपर्ट, एजुकेशनिस्ट और सबके चहेते एक महान कलाकार बनेंगे। क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? चेन नियंचू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे पास बैठकर बस लंबी लंबी फेंक रही हो? देख लेना, वरना मैं तुम्हारे आदमी को नहीं ढूंढूंगा। जांग यानचिंग, तो क्या यह तुम्हारा दिया हुआ सबसे बेहतरीन, सबसे अनोखा और स्टेटस दिखाने वाला तोहफा है? बिल्कुल। जो कोई भी हमारी झांग हवेली आता है वह तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, है ना? तुमने मुझे सिर्फ 2 बल्ब दिए हैं। कैसा लगा? तुम्हारी ही भाषा में कहूं तो खुश हो? सरप्राइज मिला? हैरानी हुई? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन्हें वापस ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। बल्ब रखने वाला यह बॉक्स चंदन की लकड़ी का बना है। क्या तुम वाकई इसे मुझे वापस करना चाहती हो? चंदन का? नहीं नहीं, बेद साहब ने इतने प्यार से दिया है तो मैं इसे मना नहीं करूंगी और रख लेती हूँ। लालची कहीं की। अरे सुनो, तुमने कहा कि इन कुछ सालों में मैं एक संगीतकार बन जाऊंगा, तो मैं भला किस गुरु से संगीत सीखूंगा? वो सबसे महान और सबसे मशहूर लोग तुम्हें पसंद करते हैं, वो सभी तुम्हें सिखाएंगे। इतने सारे महान गुरु, वो सब मुझे कैसे सिखा सकते हैं? लियू शियिंग, लियू वेंडियन और ये किसुन। हाँ बिल्कुल, वो सभी तुम्हें सिखाएंगे। जांग यानचिंग, तुम अब चुप क्यों हो गए? चेन नियंचू, अभी तुमने जिन तीनों के नाम लिए उनमें से एक महान आर्किटेक्ट है, एक इतिहासकार हैं और एक भौतिक विज्ञानी है। चेन नियंचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? मेरा मतलब वो नहीं था। जांग यानचिंग, मैं बस चाहती थी कि तुम मेरे परदादा को खोजने में मेरी मदद करो। मुझे डर था कि तुम मना कर दोगे, इसलिए मैंने मुझसे झूठ बोला, है ना? वैसे भी मेरे लिए कभी सच जानना मुमकिन नहीं होता और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे दादा को खोजने में तुम्हारी मदद करता रहता। भले ही मुझे बाद में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता, तो भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं 2025 में आकर तुमसे हिसाब मांग सकूं। चेन नियंचू, तुमने वाकई बहुत चालबाजी से काम लिया है। जब तुम मुझे दोस्त ही नहीं मानती, तो हमारे बीच अब किसी भी तरह का संपर्क रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गणतंत्र के 26वें साल में, यानी साल 1937 में, जापानी सेना ने दक्षिण पर हमला कर दिया था और शंघाई पर कब्जा हो गया था। मेरे परदादा उसी समय के दौरान कहीं लापता हो गए थे। जांग यानचिंग, अब मैं तुमसे मदद की उम्मीद नहीं कर रही हूं, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। लेकिन वो लगातार मेरा फोन उठाने से मना कर रहे हैं। फेंगमिंग रेडियो स्टेशन आपके लिए समाचार पेश कर रहा है। आज गणतंत्र का 26वां साल 10 अगस्त है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का 5वां दिन। 14 अगस्त, यानी आज का ही दिन है। जांग यानचिंग, मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या वह चला गया? वह आपका दोस्त भी तो है, आप उसे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अब क्या करूं? ठीक इसी समय सिग्नल कैसे चला गया? झांग निवास, एक बार झांग निवास जाकर कोशिश करती हूं। प्लीज फोन उठाओ। मैंने सुना है कि आजकल के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई है। हर जगह दहशत का माहौल है। मजदूरों ने भी काम पर जाना बंद कर दिया है। मैं जरा दुकान जा रहा हूँ, वहां का सामान ठीक करना है। जी। वैसे अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए। सारा दिन बस खेलना कूदना ठीक नहीं है। ठीक है, समझ गया। तुम
जांग यानचिंग, आज दोपहर को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, बस अपने जांग युआन वाले घर पर ही रहना, खास तौर पर नानजिंग रोड की तरफ मत जाना। मिस चैन, जब तुम्हारी पहली चाल नाकाम हो गई तो अब तुमने मुझे फंसाने के लिए यह कौन सी नई कहानी बुनी है? जांग यानचिंग, कम से कम इस एक बार मुझ पर यकीन करो, मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने कह दिया ना कि मैं तुम जैसी झूठी औरत पर अब दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। आगे से कभी भी मुझे फोन मत करना और मैं भी तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। आज दोपहर को जापानी सेना शंघाई पर बमबारी करने वाली है। पिताजी, पिताजी, अभी बाहर मत जाइए। तुम इस तरह हड़बड़ी कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा अनुशासन है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पिताजी, कैलेंडर कहता है कि आज का दिन बाहर जाने के लिए शुभ नहीं है। क्यों ना आप किसी और दिन चले जाएं? तुम मुझे छोड़ो अभी। तुम्ही ने कहा था कि हमें नई सोच अपनानी चाहिए और इन पुराने कैलेंडरों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और आज तुम मुझसे फिर वही बात कर रहे हो। अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे समझ नहीं आ रहा उस नन्ही धोखेबाज पर यकीन करना चाहिए या नहीं। उसकी बातें बड़ी अजीब थीं। अंत में कुछ साफ सुनाई भी नहीं दिया। क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? क्या उन्होंने कुछ सुना भी या नहीं? रुकिए। नालायक बेटे, तुम दिन ब दिन बेलगाम होते जा रहे हो। आज तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। पिताजी। वहीं रुक जाओ। पिताजी। अपनी जगह पर खड़े रहो। पिताजी। पिताजी। रुक जाओ, कह दिया ना, रुक जाओ। पिताजी, एक बार मेरी बात मानिए। आज बाहर मत जाइए। मुझे रोकना बंद करो, दुकान पर बहुत जरूरी काम है। रास्ता छोड़ो। चेन यानचू, अगर तुमने इस बार मुझसे झूठ बोला तो यह तुम्हारा मास्टर 100 साल से भी ज्यादा जिएगा, सिर्फ तुमसे हिसाब चुकता करने के लिए। नहीं। बदमाश लड़के, लगता है तुमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। आज तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। जांग यानचिंग, आप कैसे हैं? युवराज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे भला क्या हो सकता है? अच्छा हुआ कि आप ठीक हैं। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। चेन यानचू, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। पिछली बातों के लिए हम दोनों अब सब बराबर कर लेते हैं। तुम जिसे ढूंढ रहे हो, मैं इन 2 दिनों में उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत अच्छे। जांग यानचिंग, तुम्हारा शुक्रिया। चेन यानचू, आज के लिए सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ब्रदर, क्या आपको इस जगह के बारे में पता है? नहीं पता। चेन युंगशियांग, क्या यहां कोई चेन युनशियांग नाम का है? चेन युन। ए बदमाश, तू इस भरी दोपहर में चोरी कर रहा है क्या? मैं यहां चोरी करने नहीं आया हूं, मैं किसी को ढूंढने आया हूं। किसी को ढूंढने? किसे ढूंढ रहे हो तुम? मैं चेन युनशियांग को ढूंढ रहा हूं। चेन युंगशांग, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं ही चेन युंगशांग। क्या मैं तुझे जानता हूँ? मैं भी आपको नहीं जानता। चेन नियानछू नाम की एक लड़की ने मुझे आपको समझाने के लिए भेजा है। उसने कहा है कि इससे पहले कि देश में अशांति और उथल पुथल शुरू हो, आपको तुरंत अपने पुराने घर लौट जाना चाहिए और अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर रहना चाहिए। ये चेन नियानछू कौन है? वह आपकी परपोती है।
उसने साल 2025 से मुझे मैसेज भेजा और मुझे आपके पास आने के लिए कहा। साल 2025? ओह, तुम कितनी बकवास बातें कर रहे हो। तुम खुद ही उससे बात कर लो। देखना, इसे तोड़ मत देना। परदादा जी, ये इस लोहे के डिब्बे के अंदर क्या चीज है? गमवार कहीं के। तुम्हें पता है कि ये एक एडवांस्ड स्मार्टफोन है? एडवांस स्मार्टफोन? छोटी बच्ची, तुम जो चाहो वो खा सकती हो, पर जो मन में आए वो बोल नहीं सकती। मैं अभी सिर्फ 25 साल का हूं, बिल्कुल अपनी जवान उम्र में। तो भला तुम्हारा परदादा कौन है? आप ही मेरे परदादा हैं। तो फिर तुम्हारे पास सबूत क्या है? मेरी परदादी ने बताया था कि आपकी कमर पर एक निशान है जो तब पड़ा था जब आप आधी रात को दादाजी की चीनी चुराकर खा रहे थे और आप फिसल कर एक गर्म अंगीठी पर बैठ गए थे। अगर आपको अब भी यकीन नहीं है तो मैं अभी दादाजी से जाकर पूछती हूँ कि आपके और कौन कौन से राज्य हैं। ओह बाप रे, मुझे यकीन है, मुझे यकीन हो गया। न्यांचू, सुनो, क्या तुम कह रहे हो कि 15 जुलाई के बाद मैं परिवार के नाम एक चिट्ठी छोड़ दूंगा और फिर गायब हो जाऊंगा? हाँ पांडना, दादाजी और परदादी ने पूरी उम्र आपका इंतजार किया। अब जब मैंने आपको ढूंढ लिया है तो मैं इतिहास बदलना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ वापस चलेंगे? गायब? पर मैं गायब क्यों होऊंगा? छोड़ो ये सब, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी अपना सामान पैक करता हूँ और तुरंत अपने गांव लौट जाऊंगा। तुम्हें अपने परदादा से और कुछ कहना है? अरे अरे, ठीक है, पैसों की तुम फिक्र मत करो। टिकट का इंतजाम भी मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। जी शुक्रिया। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। मिस्टर चेन, जल्दी मेरी मदद करो। मेरे श्याओश्या को बचा लो। ये तो मलेरिया है। यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मिस्टर चेन, क्या तुम स्टेट रन फार्मेसी में काम नहीं करते? मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो, और श्याओग्वांग और बाकी सबको भी। वे सब बीमार पड़ गए हैं। लेकिन मलेरिया का इलाज सिर्फ क्विनिन से ही हो सकता है, पर ये दवा फार्मेसी में काफी समय से मिलना बंद हो गई है। तुमने अपनी कोशिश की, जब कुछ नहीं कर सकते तो इसे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी टिकट बुक कर दी है, जल्द से जल्द घर निकलो। नहीं, शाओशा को मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। अगर मैं चला गया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं नहीं जा सकता। श्याओश्या, श्याओश्या। ठीक है, यह यंग मास्टर नेकी का काम बीच में नहीं छोड़ेगा। बताओ, मुझे क्या मदद करनी होगी? ये क्विनिन की दवा सिर्फ जापानी क्लिनिकों में मिलती है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मुझ में और कोई हुनर हो ना हो, पर मेरे पास पैसे बहुत हैं। डॉक्टर, मुझे दवा चाहिए। तुम चीनी हो? हाँ। कौन सी दवा चाहिए? क्विनिन। नहीं है। पर अभी उस आदमी के हाथ में वही क्विनिन की दवा थी ना, तो तुम क्यों कह रहे हो कि नहीं है? जब मैंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। ज्यादा बकवास मत करो, यहां से फौरन दफा हो जाओ। दूसरे मरीजों का वक्त खराब मत करो। अजीब इंसान है। अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे पता है क्विनिन की कमी है। तुम बस इसके लिए ज्यादा पैसे वसूलना चाहते हो, है ना? मुझसे पैसों की बात मत करो, बस मुझे यह दवा दे दो। तुम जितने भी पैसे मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हें दवा दूं? क्या तुम्हारी औकात है? मेरे क्लिनिक की दवा सिर्फ जापानियों के लिए है। यह चीनियों को नहीं बेची जाती। तुम लोग जापानी लोगों के सामने किसी सड़क के जानवर के बराबर हो। तू क्या कह रहा है? ध्यान से सुन ले। मैं कह रहा हूं कि तो महज एक कुत्ता है और तू हमारी दवाओं के लायक नहीं है। समझ में आया? हुजूर,
अब यह जगह जापानियों का इलाका है, पागल छोटे साहब। ये एक मामूली चोट है, सब ठीक है। नहीं, भला क्यों? भला किस हक से चीनी लोगों को दवा बेचने से मना किया जा रहा है? चोट साहब, जरा देखो तो सही कि दुनिया कैसी हो गई है। वतन पर दुश्मन का कब्जा है, विदेशी ताकतें कह ढा रही हैं। आज के समय में देशवासियों के पास क्या कोई मानवाधिकार बचा है? और वैसे भी तू जांग युआन में बड़ा हुआ है, क्या तूने क्यू जिनजी, सुनजी और हुआंग जी के भाषणों को कभी नहीं सुना? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। देश को बचाने जैसी कोई महान महत्वाकांक्षा मुझ में नहीं है। वैसे भी जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं कर सकता हूं। अगर सम्मान ही नहीं रहा तो फिर पैसों का क्या फायदा? क्या आज तुझे उतना अपमान नहीं मिला जितना काफी था? मैं आपकी पड़पोती को ढूंढता हूं, उसके पास पक्का कोई रास्ता होगा। कुनैन का फॉर्मूला। यंग मास्टर जांग, अंग्रेजी दवाएं एक केमिकल फॉर्मूले पर आधारित होती हैं जिनके लिए बहुत ही बारीक मशीनी माप की जरूरत होती है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर भी दूं और वो फॉर्मूला ढूंढ भी लूं, तब भी तुम उसमें से केमिकल नहीं निकाल पाओगे और उसे तैयार करना तो नामुमकिन होगा। मैं उसे चुरा लाऊंगा। अरे रुको, जापानियों के इलाके में जाकर चोरी करना सजा ए मौत दिला सकता है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तो फिर तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। पार्नना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस जाओगे और परदादा के साथ रहोगे। तुम कोई जल्दबाजी मत करो। जल्दी कोई रास्ता निकालो। मैं पार्नना को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरे पास एक उपाय है। उपाय मिल गया? क्या कोई रास्ता मिल गया? जांग यानचिंग, क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद नहीं है? क्या तुम निर्देशक नहीं बनना चाहते थे? तो एक नाटक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वे इसे सिर्फ जापानियों को नहीं बेचते? तो क्या तुम दोनों जापानी होने का नाटक करके दवाई हासिल नहीं कर सकते? दो सम्मानित मेहमान, अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। ये व्यक्ति मेरे बेहद सम्मानित महान जापानी साम्राज्य के एक कुलीन रईस हैं। आज हम यहाँ कुछ दवाई लेने आए हैं। बताइए, श्रीमान को कौन सी दवाई चाहिए? हमें क्वाइनाइन चाहिए। क्वाइनिन मिल जाएगी। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूं। जल्दी करो। सर, हमारे नियमों के अनुसार यह दवाई लेने के लिए पहचान दर्ज कराना जरूरी है। आप देख लीजिए। शुक्र है हमने किसी से फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया था। ये श्रीमान देखने में इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? बदतमीज। कमीने, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बहुत अच्छे। घुटनों पर बैठो। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीधे ग्रेट जापानी साम्राज्य के महान रईस की आंखों में देखने की? जल्दी जाओ और दवा लेकर आओ। मैं अभी दवा लेकर आता हूं। जल्दी करो। छेन नियंशु, मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं वहां गया मैंने सीधे 2 तमाचे जज दिए। वह छापलूस शख्स नाक से बहते खून के साथ माफी मांग रहा था। बस घुटने टेकना ही बाकी था। सच बताओ, क्या मुझ में डायरेक्टर बनने का हुनर है? हाँ, बिल्कुल है। यंग मास्टर जांग बहुत ही होशियार हो। भविष्य में तुम पक्का सबसे शानदार डायरेक्टर बनोगे। वो तो मैं हूं ही। मैं तुम्हें बताता हूं, इस बार मैंने उनके क्लिनिक से सारी दवाइयां निकाल ली। अब फिलहाल किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छेन नियंशु, अगर तुमने यह तरकीब न सोची होती
तो हमारे लिए दवाइयां पाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं दूसरों की किस्मत बदल पाऊंगी। जंग यानछिंग, आपकी बहादुरी और मदद की वजह से बच्चों की जान बच सकी। यह सब हमारी मिलीजुली मेहनत का नतीजा है। अरे हाँ, याद आया, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, जाकर देखो। मुझे नहीं चाहिए। मैं सच में मदद करना चाहती थी। मुझे तोहफा नहीं चाहिए। पहले जाकर देखो तो सही, फिर फैसला करना कि तुम्हें चाहिए या नहीं। अंकल, ये कैंडी आपके लिए है। तुम्हारे पास सिर्फ एक कैंडी है, क्या तुम वाकई इसे अंकल को देना चाहते हो? शाओशा ने कहा कि आपने हमें बचाया है, इसलिए हमें अपनी सबसे प्यारी चीजें आपको देनी चाहिए। ओ नन्हे, तो क्या अंकल तुम्हारे हाथ वाला यह बांस का हेलीकॉप्टर ले सकता है? क्या यह ठीक है? शुक्रिया। चेन नियंचू, मैंने शाओशा से कहा कि उसे बचाने वाली एक चेन नियंचू नाम की दीदी थी। यह तोहफा मैं शाओसिया की तरफ से तुम्हें देता हूं। चेन नियांचू, तुम्हें क्या हुआ? सुनो चेन नियांचू, कुछ तो बोलो। जांग यानछिंग, तुम्हारा शुक्रिया। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। चेन नियांचू, एक बार जब मैं चेन यूनशियांग को विदा कर दूंगा, तब हमारे बीच का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि हम फिर कभी संपर्क नहीं करेंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम सारा दिन खाली बैठे रहते हो, अपनी हालत तो देखो, कितने सुस्त हो गए हो। ये सब क्या तमाशा है? कल रात मुझे डरावने सपने आए थे, इसलिए सो नहीं पाया। अगर तुम ऐसे ही लापरवाह रहे तो मैं अपने परिवार का कारोबार तुम्हें कैसे सौंपूं? कहते हैं कि एक मर्द को शादी करके बस जाना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी तय करने की सोच रहा हूं ताकि तुम्हारा मन काम में लगे। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैचमेकर ने भेजी हैं। बड़े घरानों की लड़कियां हैं, देखो, क्या इनमें से कोई तुम्हें पसंद है? मुझे सगाई नहीं करनी अभी के लिए। अभी हालात ठीक नहीं हैं, देश में हलचल मची है। एक मर्द को सबसे पहले देश की रक्षा करनी चाहिए। वह इन मामूली प्यार मोहब्बत की बातों में कैसे उलझ सकता है? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी देशभक्ति जागी है। बहाने बनाना बंद करो। तुम 23 साल के हो चुके हो, हर समय बेवकूफी करते रहते हो। तुम आखिर कब तक ऐसे ही घूमते रहोगे? चाहे जो हो, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी का फैसला माता पिता का होता है, तुम्हारी ना कहने की हिम्मत कैसे हुई? यह आपकी पुरानी सोच है, जबरदस्ती की शादी। मैं तुम्हारा पिता हूं और यह फैसला मेरा ही होगा। इसे वापस ले जाओ और इसे अपनी गलती पर गौर करने दो। जब तक समझ ना आ जाए तब तक बाहर मत निकलना। हेलो जांग यानछिंग, तुमने कहा था कि इन 2 दिनों में तुम मुझे और पारनाना को भेज दोगे, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई खबर क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मुझे कैद कर लिया गया है। तुम्हें क्या हुआ?
बस यही बात है। नहीं, ये जो सब हो रहा है, ऐसी दकियानूसी परंपराएं मैंने सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखी थीं। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे ये सब खुद अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। ये तो बहुत मजेदार है। तुम्हें हंसी आ रही है? जल्दी मेरी मदद करो और कुछ सोचो कि मैं अपने पिता का इरादा कैसे बदलूं। ठीक है, तुम रुको, मैं जरा ढूंढती हूँ। मिल गया। यंग मास्टर, कहीं तुम कोई पागलपन मत कर बैठना। हम बातचीत से हल निकाल लेंगे। अपनी जान मत जोखिम में डालना। मुझे मत पकड़ो। शादी के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। अरे नहीं यंग मास्टर, जाने दो, इसे खत्म होने दो। कुछ भी नहीं आता इसे, सिर्फ नाटक करना ही सीखा है तूने। शादी नहीं करनी इसलिए चले जाना है तुझे, है ना? तो जा फिर, चले जा तू। मेरे चिराग को नुकसान मत पहुंचाना। पिताजी, आपका यह बेकार आइडिया बिल्कुल काम नहीं आया। मैंने पहले कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया है, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करूं। क्या तुम्हारे जमाने में चीजें सिर्फ माता पिता की पसंद और जुबान से तय नहीं होती? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि अगर हम कभी मिले भी ना हो, यानी ऑनलाइन प्यार, तब भी अगर हमें कोई पसंद है तो हम अपनी पसंद के रिश्ते की तलाश कर सकते हैं। बिना मिले भी क्या किसी से प्यार हो सकता है? जिनकी सोच आपस में मिलती है, वो सिर्फ बातें करके भी समझ सकते हैं कि क्या वो वाकई वही इंसान है जिसे आप पसंद करते हैं। छेन नियांशु। जांग यानछिंग, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस समस्या का हल जरूर ढूंढ लूंगा। इसका क्या मतलब कि मैं बेफिक्र रहूं? इसमें मेरा क्या लेना देना? मुझे जल्दी ही साहब को बताना होगा कि यंग मास्टर भाग गया है। हेलो, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा यह मालिक अपना घर छोड़कर भाग गया है और मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे इस मुश्किल में अकेला तो नहीं छोड़ोगे, है ना? अरे भाई, तो ऐसा करते हैं, तुम अपना वो महंगा फोन जरा मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो। तुम्हें उस महंगे फोन की क्या जरूरत है? अरे प्रभुत्री, जरा देखो तो, चोट साहब पागल हो गया है। तुम इसे समझाओ कि ये जल्दी वापस चला जाए। तुम दोनों को ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बोझ हूं और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम दोनों कितने एहसान फरामोश हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मेरे पिताजी अपना इरादा नहीं बदल लेते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो फिर तुम अपने पिताजी से कह दो कि तुम जिंगन मंदिर में सन्यासी बनने जा रहे हो। या फिर अपने पिताजी से कहो कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम खुद सन्यासी बनो। मैं बिल्कुल ठीक और काबिल हूं। तुम बेकार हो। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही बेकार है। अरे लड़ाई तुम मुझसे कर रहे हो तो बीच में मुझे मत घसीटो। क्यों, अब वो महंगा फोन नहीं चाहिए क्या? ठीक है, तुम सबको लगता है कि मैं एक बोझ हूं, है ना? मैं चला जाता हूं।
जांग यानछिंग, गुस्से में कोई फैसला मत लो। हम दोनों भाई जैसे हैं, मैं भला तुम्हें बोझ क्यों समझूंगा? कल सुबह मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मुझे पता था। तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? छोटे साहब को पकड़कर वापस घर ले चलो। ये कौन है? ये उनकी पसंद की लड़की है, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, यानी कि वो आपके द्वारा तय की गई उस मुलाकात पर जा सके। मिस चेन यानचू, क्या जांग यानचिंग, मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुम मेरे ही रिश्तेदार पर नजर रख रहे हो। माना कि तुम उम्र में बड़े और वो बहुत छोटी है, पर तुम्हें इतनी कम उम्र की लड़की नहीं ढूंढनी चाहिए थी। अरे सुन, तुमने ही तो मुझसे पहले सब सच कबूल करने को कहा था, और अब तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। लेकिन कोई और लड़की चलती, पर वो नहीं। मैं तो उसी को पसंद करता हूं, क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, उसके विचार बहुत अनोखे हैं। उसे दुनिया की हर बात का ज्ञान है। ऐसी लड़की को भला कौन पसंद नहीं करेगा? ऐसी लड़की क्या कभी तुम्हें पसंद कर सकती है? हाँ, वह मुझे ही पसंद करती है। वह सच में मुझे बहुत चाहती है। उसने कहा कि मैं बहुत आकर्षक, बेहद प्रतिभाशाली और दिखने में पैन एन जैसा हूं। उसने यह भी कहा कि मेरी प्रतिभा ऐसी है कि धुनें सुनकर मैं एक संगीतकार बन सकता हूं, नाटक देखकर एक मशहूर निर्देशक, और यहां तक कि एक भौतिक विज्ञानी, खगोल शास्त्री और नेक और महान कलाकार बन सकता हूं। कितनी बेशर्मी है। क्या उसने वाकई ऐसा कहा? यकीन नहीं है तो तुम खुद उससे पूछ लो। ये मिस चेन यानचू आखिर कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पिताजी, वह बाहर पढ़ाई कर रही है। वापस आने में उसे काफी समय लगेगा, पर मैंने तय कर लिया है कि उसके लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है और मैंने खुद को सिर्फ उसी के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप नहीं माने तो मैं उसके प्यार में खुद को खत्म कर लूंगा। तो मिस चेन तुम्हारी बहन है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्के तौर पर उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। तुम? हाँ, मेरा बेटा थोड़ा शरारती है और वो आपकी बहन के लायक नहीं है, पर वो उनसे सच्चा प्यार करता है। मेरा जांग फैमिली मिस चैन का दिल कभी नहीं दुखाएगा। जैसे कि कहा जाता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। इसलिए मैं मिस्टर चैन से इजाजत चाहता हूँ ताकि इन दोनों की सगाई पक्की की जा सके। अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे को मिस चैन के पास भेज दूंगा ताकि भविष्य में वे एक दूसरे का ख्याल रख सके। पार्नना, तुम मेरे सगे पार्नना हो। तुम भला इतनी अजीब बात के लिए राजी नहीं होगे, है ना? वैसे भी यह सब दिखावा है। आखिर हम भाई जैसे दोस्त हैं। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊं? फिर तो बहुत शुक्रिया अंकल कि आपने मेरी छोटी बहन को पसंद किया। इस शादी के लिए मैं अपनी मंजूरी देता हूं। जांग यानछिंग, तू तो एकदम बेपरवाह है। तूने मुझे मोहरा बना लिया। अरे, बस थोड़ी मदद चाहिए थी। वैसे भी हम दोनों के बीच 88 साल का फर्क है। भला मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल कैसे रख सकता हूं? चलो ठीक है, हमारी गहरी दोस्ती के खातिर मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करूंगी। हाँ, हम ऐसे दोस्त हैं जो शायद कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। अरे हाँ, सुनो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे परदादा को वापस भेज दूंगा। जरा देखकर बताओ आने वाले दिनों में कब शांति रहेगी। ठीक है, तो मैं खास तौर पर तुम्हारी किस्मत बदलने में मदद करती हूँ। 20 अगस्त को जापानी सेना शंघाई साउथ रेलवे स्टेशन पर हमला करेगी। जांग यानछिंग। हेलो? जांग यानछिंग। जांग यानछिंग। हेलो? क्या बात है? पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तब भी सिग्नल चला गया था।
यह बारिश कब थमेगी? जांग यांगछिंग। अरे नहीं, आओ। श्याओ श्याज मदर, तुम छोटे शिया के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना। मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा। शुक्रिया। अंकल ली, मुझे पता है कि आपके घर के हालात मुश्किल हैं। ये सारा फर्नीचर आपको जिसकी जरूरत हो बेझिझक ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अब जाओ। क्यों? क्या तुम्हारा इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा? आजकल दुनिया बहुत मुश्किल हो गई है। सभी पड़ोसियों का बुरा हाल है। अगर पहले जैसा वक्त होता तो मैं उनकी थोड़ी मदद कर पाता, लेकिन अब मैं यहां से जा रहा हूं। छोड़ो भी, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यह छोटा सा काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरा घर दक्षिण स्टेशन के पास है। गोदाम में अभी भी कुछ राशन बचा है। मैं अभी जाकर उसे लाता हूं। यकीन रखो कि मैं तुम्हारे पड़ोसियों को भूखा नहीं मरने दूंगा। मेरा इंतजार करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यानचिंग। अब मैं क्या करूं? बाहर लगातार बारिश हो रही है, फोन भी नहीं लग रहा। उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। इतना काफी होना चाहिए। फोन उठाओ। हेलो जांग यानचिंग, आज तुम बिल्कुल भी शंघाई साउथ रेलवे स्टेशन मत जाना। वहां मत जाना। मैं अभी यहीं हूं। भागो भागो यहां से। ठीक है। जांग यानचिंग, जांग यानचिंग, मुझसे कुछ तो कहो। जांग यानचिंग, मुझे मत डराओ। मैं विनती करती हूँ कि मुझसे बात करो। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पागल लड़की, रोना बंद करो। तुम्हारा साहब अभी चले नहीं गए हैं। जांग यानचिंग, वह अभी जिंदा है। क्या ये तुम हो? प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। चिंता मत करो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। पागल लड़की, अब रोना बंद भी करो। लानत है उस कमीने पर। घटिया इंसान, नीच कहीं के। यानचिंग, यानचिंग, शाओगुआंग, शाओगुआंग।
ऐसा क्यों? वो अभी सिर्फ 5 साल का था। कल ही तो वो मुझसे टॉफी मांग रहा था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे दिन और कब तक सहने होंगे? यानचिंग, मुझे फोन दो। क्या आप सच में जानना चाहते हैं? तो मुझे बताओ, जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सब मुझे बताओ। ठीक है। साल 1937 में 7 जुलाई को मार्को पोलो ब्रिज की घटना हुई। चीन पर हमला शुरू हुआ और पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया। साल 1937 में ही 13 अगस्त को जापानी सेना ने शंघाई पर हमला किया और शंघाई का पतन हो गया। वह युद्ध 3 महीने से ज्यादा समय तक चला और अनगिनत परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। साल 1937 13 दिसंबर को नानजिंग नरसंहार में चले जाने वाले लोगों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा थी। नानजिंग का पतन हुआ। आधे से ज्यादा चीन दुश्मन के कब्जे में आ गया। जमीन का हर एक टुकड़ा दर्द से भरा हुआ था। उस जमीन का कोना कोना नानजिंग शहर के संघर्ष से रंगा हुआ था। यूनशांग, 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 यूनशांग। छेन नियांचू, क्या तुम जो कह रहे हो वह सब सच है? हाँ, ये सच है। आठ साल शंघाई हाथ से निकल जाएगा। आधा चीन बर्बाद हो जाएगा और 3.5 करोड़ लोग चले जाएंगे। छेन्नियांचू, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? यंग मास्टर, कोई आपसे मिलने आया है। तुम? मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूं। एक बार फिर से कहना। मैंने कहा मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूं। यानचिंग, अब पूरा देश जापान के खिलाफ एक साथ लड़ रहा है। मैं भी उन सबकी तरह अपने चीन की रक्षा करने जाऊंगा। नियांचू ने जो कहा था, तुम्हें वह सब अच्छे से पता है, तो फिर क्यों? न्यांचू ने यह भी तो कहा था कि 15 जुलाई को मैं परिवार के लिए एक आखिरी चिट्ठी छोड़ूंगा और फिर मेरा कोई अता पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा अंजाम तो पहले से ही तय है ना? तो तुम फिर भी जा रहे हो? यूनश्यांग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस जाओगे और अपने परिवार के साथ रहोगे। वापस जाऊं? मुझे बताओ कि मैं कहां वापस जाऊं? अगर सच में वैसा ही है जैसा उसने बताया था, तो पूरा चीन बर्बादी की कगार पर है। बेगुनाह लोग बेघर हो रहे हैं। हम अब कहां जा सकते हैं? मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें हांगकांग, किसी दूसरे देश या
ऐसी किसी भी जगह भेज सकता हूं जहां जंग न हो। मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बाकी लोगों का क्या होगा? क्या तुम फिर से वही शाओगुआंग जैसा हादसा बार 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 अपनी आंखों के सामने होते देखना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि सारे बच्चे सुरक्षित माहौल में बड़े हों। मैं उम्मीद करता हूं कि वो न्यांचू वाले उस नए दौर को देख सकें, क्योंकि तभी हमारी कुर्बानी का कोई मतलब होगा। ताकि अगर मैं अपना सब कुछ लुटा भी दूं तो भी मुझे कोई मलाल न रहे। क्या तुम्हें याद है जो नियांचू ने कहा था? तुम उसके दादा हो और उसकी परदादी के लिए तुम जिंदगी भर का एक दुख हो। तो मुझे बताओ, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हारी तरफ से उसे जवाब दे दूंगा। पारनाना, क्या आप नहीं जाएंगे प्लीज? यह सब मेरी गलती है। मुझे आपको भविष्य के बारे में नहीं बताना चाहिए था। क्या आप नहीं जाएंगे प्लीज? मुझे माफ कर दीजिए, आप मत जाइए। न्यांचू, पानना बहुत खुश है कि तुमने मुझे भविष्य के बारे में बताया, क्योंकि आखिर में जीत हमारी ही हुई। पानना को इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम्हारे पीछे इतना शक्तिशाली चीन है, एक ऐसा दौर जहां कोई युद्ध नहीं है। ऐसी हर चीज के लिए क्या मेरा बलिदान देना वाजिब नहीं है ना? नियांचू बेटा, मैंने एक चिट्ठी और एक जेब घड़ी छोड़ी है जो अब तक तुम्हारे पास पहुंच चुकी होगी। याद रखना, वो मेरे हाथ से अपने दादाजी को दे देना। इससे शायद उनके प्रति मेरा पछतावा कम हो सके। फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ, और सुनो, तुम्हारे फोन में जो तस्वीरें हैं, मैंने उन्हें कई बार देखा है। पानना बहुत खुश है कि आज तुम जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हो उसमें मैंने भी अपना योगदान दिया है और मेहनत की है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, मेरी फिक्र मत करना। पारनाना, पारनाना, मैं दादाजी को बताऊंगी कि आप उनके हीरो हैं। यानचिंग, इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा दोस्त बनकर रहना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। उच्च स्तर का फोन आया है। उच्च स्तर का फोन है। युनशियांग, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जाने दो, कोई बात नहीं। सब कुछ बेच दो। पिताजी, यानचिंग, तुम्हारे पिता होने के नाते मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूं। आजकल हालात बहुत खराब है। शंघाई इस वक्त बहुत खतरे में है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें लेकर विदेश चला जाऊंगा। जब देश के हालात शांतिपूर्ण हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ की चमक धमक वाली जिंदगी और इस शहर की मौज मस्ती को छोड़ना मुश्किल है। अगर तुम मजे करना चाहते हो तो तुम विदेश में भी वैसा कर सकते हो। पिताजी, अब मुझे इन ऐश ओ आराम की परवाह नहीं है। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। मैं यहीं रुकूंगा और शिखुमेन के पड़ोसियों की रक्षा करूंगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। इस संकट की घड़ी में जहां हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तुम जैसे रईस घर के लड़के कितने लोगों को बचा पाएंगे? लेकिन मैंने यूनशांग को वादा किया है, मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ भी बुरा हो गया तो क्या ये मेरे साथ सही होगा? पिताजी, पिताजी, यानचिंग, पिताजी ने फैसला किया है कि वे पुश्तैनी धंधा छोड़ देंगे। मैंने पहले ही जैंग फैमिली के पूर्वजों को शर्मिंदा किया है, पर मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं समझ गया। ठीक है, अपना सामान तैयार करो। नियांचू, क्या तुम मुझे नीची नजर से देखोगी? अगर मेरी तुलना यूनशांग से की जाए तो आवारागर्दी और ऐशो आराम के अलावा मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। आज जब देश मुसीबत में है तब मैं सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा हूं। यहां तक कि मैं यूनशांग से किया अपना वादा भी नहीं निभा पा रहा। वहां पर राउंड में बाला में कांग्रेस कोड। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें निराश किया है। नहीं, आज के इस आधुनिक समाज के लाभार्थी होने के नाते हमें कोई हक नहीं है कि हम उन पूर्वजों का मजाक उड़ाएं जिन्होंने हमारे लिए मुश्किलें झेली हैं। और फिर तुमने पड़ोसियों की मदद के लिए जापानी क्लिनिक से दवाइयां ली और लोगों को बचाने के लिए अनाज बांटा। भले ही तुम जंग के मैदान में नहीं गए, पर तुम भी दादाजी की तरह मेरा गर्व हो। जांग यांगचिंग, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि जब देश में शांति हो जाएगी तो तुम देश की सेवा के लिए लौटोगे? क्या तुम ऐसा करोगे? फिक्र मत करो, मैं जरूर ऐसा करूंगा। नियांचू, फोन पर एक छोटा लाल बॉक्स दिख रहा है जिस पर बैटरी 20% लिखा है। इसका क्या मतलब है? गांव वालों, मैं आप सबके लिए चावल और आटा लाया हूं। जल्दी आइए और ले जाइए। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबके लिए है, सबको मिलेगा। धन्यवाद। यह रखिए। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर एक बार मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो फिर हम कभी बात नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसा ही है? हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ अपना संपर्क नहीं खोना चाहता। इसीलिए अब से हम रोज दोपहर और रात को सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करेंगे और बाकी समय फोन बंद रखेंगे। पर इस तरह से यह कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें शंघाई छोड़ते हुए देखना चाहती हूं। जब तक मुझे पता न चले कि तुम सुरक्षित हो, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है। सावधान।
हवाई हमला हो रहा है। जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ, भागो। ठीक से छुपे रहना। मेरी बात सुनो, अभी बाहर खतरा है, फौरन घर जाओ। क्या देख रहे हो? अपने घर जाओ। अब हमारा कोई घर नहीं बचा। पहले वाला घर गिर गया था, अब हम छतों के नीचे सोते हैं। लेकिन अंकल यानकिंग, आप चिंता न करें। दिन में मैं अखबार बेचता हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ, और ये लोग मांग कर ले आते हैं। हमें रोज भरपेट खाना मिल जाता है। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वे सब चले गए। अंकल यानकिंग, आप जल्दी यहाँ से जाइए, हमें इसकी आदत हो गई है। सब ठीक है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। चलो। वाह, ये बहुत सुंदर है। भैया, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत है। अब से यही तुम सबका घर है। बहन, हमें अपना घर मिल गया। जाओ। अभी जाकर एक कमरा ढूंढो और इन सबको वहां ठहरा दो। पिताजी के पास मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। जी हुजूर। क्या तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? पिताजी, शिप की टिकटों का इंतजाम हो गया है। 2 दिनों के बाद हम हांगकांग के लिए निकल सकते हैं। तो फिर हवेली के उन बच्चों का अब क्या होगा? तुमने बिना सोचे समझे उन सबको यहाँ घर ले आए हो। अब देखना यह है कि तुम इस सबको कैसे संभालते हो। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे पता है कि हमारे जाने का वक्त आ गया है और मैंने फिर से आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उन्हें इस तरह बेसहारा सड़कों पर नहीं छोड़ सकता था। मुझे पता है, आप हमेशा कहते हैं कि मैं काम को अधूरा छोड़ देता हूं। अक्सर जोश में आकर कुछ शुरू तो करता हूं, पर फिर उसे बीच में ही छोड़ देता हूं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। आप पहले जांग जुओ को लेकर चलिए। मैं यहीं रुककर उनके रहने का इंतजाम करूंगा और साथ ही साथ झांग निवास से जुड़े बाकी कामों को भी पूरा करूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों से आकर मिलूंगा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है और अब वो जिम्मेदारी लेना भी सीख गया है। मैं हमेशा से यही दिन देखना चाहता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब मुसीबतों के इस दौर में होगा। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से यहाँ के सारे मामले सुलझा लो और जितनी जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलो। यानचिंग, इसे जल्द से जल्द निपटाओ और हांगकांग आ जाओ। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी खातिर आपको साहब का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यंग मास्टर, आप बेफिक्र रहिए। डैनियो, मेरी जगह सबका ख्याल रखना। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। खू
मिस्टर जांग, आप अभी के हालात तो जानते ही हैं। जो लोग पहले हमारे अनाथालय की मदद करते थे, उन सब ने अब दान देना बंद कर दिया है। हमारा खर्चा कमाई से कहीं ज्यादा हो रहा है। मैडम, अगर आप उन्हें पनाह देने को तैयार हैं तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसी बात है तो यह मुमकिन है। आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। मैडम, इस जिम्मेदारी से छूट वाली शर्त का क्या मतलब है? आपको तो पता ही है, अभी अनाथालय में बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से ये कठिन समय है। हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि भविष्य में कोई अनहोनी नहीं होगी। नियांचू, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। शंघाई में नहीं छोड़ सकता। विद 70B8 मैं चाहता हूं कि उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जांग यानचिंग, तुम्हें पता है यह बहुत मुश्किल है। युनशांग ने कहा था वो नहीं चाहते थे कि बच्चे फिर से कष्ट सहें, इसीलिए वो युद्ध के मैदान में गए। मुझ में उनकी जितनी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जितनों को बचा सकता हूं बचाऊंगा। क्या तुम मुझ पर हंसोगे कि मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूं? नहीं जांग यानचिंग, जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचा रहा है, उस दौर में तुमने उनका साथ नहीं छोड़ा जिनसे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता भी नहीं। उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और तुम्हारा सम्मान करता हूं। अब से मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारी मदद करने में। ठीक है। जांग यानचिंग, मैंने सभी शिपिंग रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। अभी जो कंपनियां हांगकांग के लिए चल रही हैं, उनमें बटरफील्ड, स्वायर शिपिंग कंपनी, जार्डीन मैथेसन और चाइना मर्चेंट स्टीम नेविगेशन कंपनी, जापान मेल स्टीमशिप कंपनी और अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइंस शामिल हैं। लेकिन युद्ध की वजह से भविष्य में आखिरी की 2 कंपनियां अचानक बंद हो जाएंगी। इसीलिए तुम्हें अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके पहली 3 कंपनियों की टिकटें खरीदनी होंगी। ठीक है। फोन की बैटरी बचाकर रखना। अब फोन रखता हूं। सेक्शन चीफ जो, मुझे हांगकांग की शिपिंग टिकटें चाहिए। जितनी मिल सकें उतनी ले आओ। आजकल इन टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये 3 सोने की बिस्किट सिर्फ 1 टिकट के लिए काफी हैं और मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 ही दे पाऊंगा। ठीक है। ये 3 जहाज के टिकट तुम्हें और छोटा भाई बहन को हांगकांग ले जाएंगे। कुछ ही देर में दादा जांग तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजेंगे। पूरे रास्ते में उनका अच्छे से ख्याल रखना। जी। शाओन्यू, क्या तुम्हें याद है जो अंकल ने तुमसे कहा था? याद है, जब जंग खत्म हो जाएगी तब वापस आकर अपने देश की सेवा करनी है। बहुत समझदार हो। अब जाओ। नियांचू, अगला जहाज कब है? हफ्ते में एक जहाज की भी गारंटी नहीं है, मगर यह समुद्री रास्ता पिछली वाली यात्रा के सिर्फ 3 दिन बाद ही है। जब उड़ानों की संख्या कम हो रही है, ऐसे में अगर वे और रास्ते बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि यात्रा जरूर सफल होगी? हेलो जंग यानचिंग, 3 दिन बाद बटरफील्ड स्वायर शिपिंग कंपनी एक एक्स्ट्रा जहाज चलाएगा। तुम्हें किसी भी हाल में टिकटों का इंतजाम करना ही होगा।
सेक्शन चीफ जो, सेक्शन चीफ जो। मुझे 3 दिन बाद वाली बटरफील्ड स्वायर नेविगेशन कंपनी के जहाज के टिकट चाहिए। आपको इस जहाज के बारे में भी पता चल गया, लेकिन यह जहाज तो एक बड़े आदमी ने खास तौर पर बुक करवाया है। मुश्किल लग रहा है। कितने पैसे लगेंगे? आप बस अपनी कीमत बताइए। 3 टिकटों के लिए 20 सोने की छड़ें लगेंगी। कल दोपहर तक ले आना। ठीक है। मैं अपने घर की पुरानी कलाकृतियां और पुरानी पेंटिंग गिरवी रखना चाहता हूं, और गहने भी। जितने भी पैसे मिलें ठीक है, बस जल्दी से इनका नकद दे दो। टिकट चेकिंग हो रही है, जल्दी जहाज पर चढ़ो। अरे जल्दी करो, जहाज पर चढ़ो। सारी चीजें तैयार हैं। अंकल यान किंग, आप कब आओगे? चिंता मत करो, अंकल बहुत जल्द आएंगे तुम सबसे मिलने। अंकल यान किंग, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपको जरूर आना होगा। भरोसा रखो, अंकल जरूर आएंगे। जल्दी करो, जल्दी जहाज पर चढ़ो। अंकल आपको जरूर आना होगा। न्यांशु, सुनिए, मैंने आज 3 और बच्चों को हांगकांग भेजा है। आज मैं सच में बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं। जंग यानचिंग, क्या तुमने दादा दादी द्वारा दी गई पेंटिंग्स सारी बेच दी हैं? मैं कौन हूं? चांग खानदान का छोटा मालिक। ये चीजें खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही जाना है। इन्हें ढोना मेरे लिए बहुत बोझिल है। इन्हें बेचकर जहाज का टिकट ले लिया ताकि मुझे कोई मशक्कत न करनी पड़े। जांग यानचिंग, क्या तुम मुझसे भी सच नहीं कहना चाहते? असल में अगर मैं ना होती और परदादा से किया हुआ वह वादा ना होता, तो तुम्हें इस हद तक गिरने की जरूरत नहीं थी। मुझे माफ कर दो। न्यांचू, शुरुआत में मैं बस एक लापरवाह और बिगड़ैल रईस शहजादा था। तुम्हें जानने और युनशंग से मिलने के बाद ही मेरे पैसे किसी सही मायने में सार्थक काम में लगे हैं, वरना ये सब कुछ देर सबेर मैं वैसे ही बर्बाद कर देता। इन बच्चों को सुरक्षित जगह जाते देख मू जांग यानचिंग को एक असली खुशी का एहसास होता है। जांग यानचिंग, मुझे अब और कोई काम की जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम जल्द से जल्द शंघाई छोड़ दोगे ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना हो? ठीक है, मैं कल ही जहाज का टिकट खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास अभी पैसे बचे हैं? मैं कौन हूं? चांग खानदान का छोटा मालिक। यंग मास्टर जैंग, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अभी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कल की नाव शायद आखिरी होगी। काला बाजार में 10 सोने की छड़ें देने पर भी एक टिकट नहीं मिल रही है। हो सके तो
तुम किसी और से मदद मांग लो। यह मेरे जांग निवास की जमीन के कागजात हैं। मुझे बस 4 टिकटें चाहिए। मेरे जांग निवास की क्या कीमत है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार कागजात आपके पास आ गए तो जमीन आपकी हो जाएगी। मुझे बस 4 टिकटें चाहिए। ठीक है, सिर्फ 4 टिकटें मिलेंगी, एक भी ज्यादा नहीं मिलेगी। सौदा पक्का। जांग यानचिंग, क्या हाल है? सब कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, आखिरी 4 टिकट मुझे मिल गए हैं। कल मैं बच्चों को लेकर जहाज पर सवार हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं समझ गया। तेरे कपड़ों को देखकर लगता है कि तू किसी अमीर खानदान का लड़का है। क्या ख्याल है, खर्च के लिए कुछ पैसे उधार देगा? बड़े भाइयों, मैं तो बस यहां काम के सिलसिले में आया एक मामूली इंसान हूं। आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। शायद आपने गलत आदमी को चुन लिया है। आज जो कोई भी इस शिपिंग कंपनी में आता है वो टिकट खरीद कर ही आता है। अगर पैसे नहीं मिले तो हमें तुझसे टिकट ही लेने पड़ेंगे। देखिए बड़े भाइयों, आप लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मेरी मना करने की हिम्मत कैसे हो सकती है ना? अब आया ना लाइन पर? मैं अभी देता हूं, बस अभी देता हूं। ये लीजिए। वो बस, वो बस, बस। पकड़ो उसे। कोई है? बचाओ। ये हमारा इलाका है, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। हाँ, ढूंढो उसे। जांग यानचिंग, अब तुम ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें रास्ता बता रही हूँ, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। अब तुम उत्तर की दिशा में जाओ और गली पार करके एवेन्यू रोड तक पहुंचो। उत्तर की दिशा में? हाँ। पकड़ो इसे। एवेन्यू रोड से पूर्व की ओर 200 मीटर चलो। जब तुम एवेन्यू रोड और कार्टर रोड के मोड़ पर पहुंचो तो कार्टर रोड में मुड़ जाना। ठीक है। पीछा करो। 500 मीटर के बाद मेडहर्स्ट रोड की तरफ मुड़ना। बचाओ। लूट लिया। लूट लिया? मुझे लूट रहे हैं, ये मुझे खत्म कर देंगे। रास्ते से हटो। रुक जाओ, एक तरफ हो। नियांचू, ये रास्ता तो बंद है, आगे कोई रास्ता नहीं है। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। यहाँ एक छोटा सा सुराख है, उसमें घुस जाओ। चेन नियांचू, यह कैसा रास्ता दिखा रही हो तुम? क्या तुम कुत्तों के सुराख को भी रास्ता मानती हो? अरे माफ कर दो ना, रास्ता दिखाने वाले यंत्र से कभी कभी गलती हो जाती है। तुम बस रुको। अगर यह जवान लड़का 2025 तक जिंदा बच गया तो आज का हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा। जल्दी करो, आगे का रास्ता बताओ। तुम मेडहर्स्ट रोड से 300 मीटर पूर्व की ओर जाओ, गॉर्डन रोड में मुड़ो और फिर 400 मीटर उत्तर की ओर जाना। फिर उसके बाद? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। क्या तुम घर पहुंच गए? मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ।
नियांचू, शायद मैंने तुम्हें देख लिया है। मैंने भी। हेलो पागल, तुम मुझे लेने क्यों आई? क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम दोनों मिल नहीं सकते? मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था कि भले ही हम वक्त में दूर हों, लेकिन इस कायनात में एक साथ हैं? तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूं, तो भला ये तुम्हें लेना कैसे नहीं हुआ? नियांचू, फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। जांग यनशिंग, तुम कब जा रहे हो? कल। बैटरी का आखिरी हिस्सा बचा कर रखो। जब तुम जहाज पर चढ़ो तो मुझे कॉल करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम सही सलामत हो। ठीक है। मजबूती से पकड़ो, कसकर पकड़ो। शाओशिया, मम्मा, शाओशिया's mother, शाओशिया's mother, शाओशिया's mother, उठो। शाओशिया's mother, कृपया मेरी मदद करो शाओशिया का ख्याल रखने में। मैं वादा करता हूं। जहाज पर चढ़ने के लिए टिकट चेक करवाएं। जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 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 जल्दी। बहन को मजबूती से पकड़ो। डैनियो, बहन को मजबूती से पकड़ो। चलो। जांग यानशिंग, तुमने अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? जांग यानशिंग, क्या तुम जहाज पर चढ़ गए हो? फिक्र मत करो, मैं जहाज पर चढ़ गया हूं। जांग यानशिंग, शायद ये हमारी आखिरी बातचीत है। तुम्हारी यात्रा सुखद हो। नियांचू, तुमने कहा था 1 अक्टूबर 1949 नए चीन की स्थापना का दिन है। अगर मैं साल 2025 तक जीवित रहा तो उस वक्त हम उन सुंदर फूलों के नीचे मिलेंगे। ठीक है दादाजी, मैं पार्नाना की चिट्ठी और वो जेब घड़ी आपके पास वापस ले आया हूं। बदतमी लाओ के तुझे मना किया था। चोरी करना सिखाया था क्या मैंने? तूने फिर चोरी की। हमारे परिवार के पास बस यही एक घड़ी है। मैंने तुझसे कहा था, चाहे हम कितने भी गरीब या मुसीबत में क्यों ना हो, कभी चोरी मत करना। क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? क्या तू फिर कभी ऐसा करेगा? तो असल बात यह थी, इतने सालों बाद आखिरकार मैंने वो अधूरा बोझ अपने दिल से उतार दिया। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें बता नहीं सका पारनाना कि मेरे दिल में वह एक असली हीरो हैं।
दादाजी, पारनाना को ये पता है, उन्हें हमेशा से ये पता था। न्यानचू, तुमने कहा था कि 1 अक्टूबर 1949 नए चीन की स्थापना का दिन है। अगर मैं साल 2025 तक जीवित रहा तो उस वक्त हम इस बेल के नीचे मिलेंगे। अगर वह अब तक जीवित होते तो क्या वह 110 साल के नहीं होते? यह कैसे मुमकिन है? वैसे अभी देश में जो सबसे ज्यादा उम्र के लोग हैं वे 120 साल तक जीते हैं। 110 तो यह नामुमकिन भी नहीं है। नहीं, यह ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। पर क्या पता ऐसा ही हो। न्यानचू, तुम इतनी रात गए सो नहीं रही हो, क्या कर रही हो? मुझे जांग युआन वापस जाना है। मैं आ गई हूं। जांग यानचिंग, क्या तुम आओगे? तुम्हारे लिए तो सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं, पर उनके लिए 88 साल बीत चुके हैं। अगर वह अभी जीवित भी हुए तो डर है कि शायद वह यह वादा भूल चुके होंगे। तुम हो चेन न्यानचू? तुम कौन हो? लगता है अंकल यानकिंग ने जो कहा था वो सच था कि तुम सच में साल 2025 में रह रही हो। आप जांग यांगखिंग नहीं हैं तो आप कौन हैं? मैं श्याओ श्या हूं। अंकल यानकिंग ने कहा था कि आपने मेरी मदद की थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सच में मिल पाऊंगी उन दिनों के किसी इंसान से। तो फिर जांग यानचिंग कहाँ है? क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि अंकल यानकिंग कहाँ गए? वो यहां क्यों नहीं आए, है ना? सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहां चले गए। नाव के निकलने का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी करो। तुम रुको जरा। हर इंसान के पास अपनी टिकट होनी चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 4 टिकटें हैं तो सिर्फ 4 लोग ही जा सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इसकी मां अभी अभी चल बसी। अगर मैंने इसे नहीं संभाला तो ये जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे भाई, इस वक्त तो हर कोई बस अपनी जान बचा रहा है। ये तुम्हारा बच्चा भी नहीं है तो तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? जल्दी फैसला लो। इन्हें जाने दो, मैं यहीं रुकता हूं। ठीक है, चलो ऊपर जल्दी जाओ। अंकल यानकिंग, अंकल यानकिंग। शाओशिया, सिस्टर नियंचू को याद रखना, ठीक है? याद रखना, साल 2025 में जंग युआन फूलों के नीचे मेरी जगह उससे मिलने जाना। फिक्र मत करो, मैं पहले ही नाव पर छेड़ चुका हूं। तो असल में वो नाव पर चचे ही नहीं थे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम हांगकांग में उनका इंतजार करते रहे, पर फिर कभी अंकल यानकिंग लौट कर नहीं आए। पर इन सालों में उन्होंने जो बातें मुझे सौंपी थीं, उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाया। आज मैं उन्हीं की जगह तुमसे मिलने आया हूं।
जांग यानचिंग, तुम कहाँ हो? आखिर तुम कहाँ चले गए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पिछली बार उन्होंने जो जानकारी मुझसे पता करने के लिए कहा था वो मुझे नहीं मिली। जरूर कुछ ना कुछ छूट गया है। हाँ, मैं फिर से ढूंढती हूँ। मैडम, समय हो गया है, हमें लाइब्रेरी बंद करनी है। न्यांचू, शायद मैंने तुम्हें देख लिया है। मैंने भी। जांग यानचिंग, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। क्या इस बार तुमने मुझे देखा? परदादा जी, मैं दादाजी की ओर से आपसे मिलने आया हूं। आपकी चिट्ठी और हाथ की घड़ी मैंने दादाजी को सौंप दी है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं कि हमने कभी आपको नहीं भुलाया है और न ही उन्हें भुलाया है जिन्होंने आपकी तरह ही देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मिस छेन, उन सालों में युद्ध बहुत भयानक था। चीन की रक्षा के लिए कई शहीदों ने सेना में अपनी मर्जी से भर्ती हुए। हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वह बहुत कम है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी एक भी तस्वीर तक नहीं है और इस बात का हमें बहुत दुख है। जांग यानचिंग, तुम कहते थे कि तुम एक बिगड़े हुए रईस हो, सिर्फ ऐशो आराम करना जानते हो। तुम कहते थे कि तुम उतने महान नहीं हो और कभी युद्ध के मैदान में नहीं जाओगे। लेकिन मेरे पास तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम दिखते कैसे हो। सिस्टर नियांचू, उस दिन अंकल यानकिंग ने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ा है, उसी जगह पर जहां तुमने मिलने का वादा किया था। दिल में यादें रखना और अपने इरादों को कभी ना बदलना। अगर किसी दिन फोन भी मिलना बंद हो जाए तब भी हम अलग अलग समय और जगह में रहते हुए भी सच्चे दोस्त बने रहेंगे। चेन नियंशु, तुम इतने समझदार हो तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे।
नियांचू, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरा आखिरी तोहफा मिल जाएगा। यांकिंग, तुम आ गए। अभी हमारे राष्ट्र के लिए सबसे गंभीर और संकटपूर्ण समय है। सिर्फ सबके साथ मिलकर लड़ना ही हमारा एकमात्र रास्ता है, और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही हमें आगे ले जा सकती है और आखिरी जीत दिला सकती है। रही मेरी बात, तो मैं वतन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कभी भी जापानी साम्राज्यवाद को अपने चीन की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दूंगा। युनशियांग, अब मुझे समझ आ गया है। जब देश संकट में हो तो जानते हुए भी कि यह मुश्किल है, कदम उठाना पड़ता है, और हमें तो पहले से ही नतीजा पता है। हमारी यह कुर्बानी आने वाली करोड़ों पीढ़ियों को तकलीफों से बचाएगी, ताकि बच्चों को दरबदर न भटकना पड़े और बेशुमार नियांचू जैसे लोग सुरक्षित और खुश रह सकें। यह अब भी चालू हो सकता है। यह वाकई चालू हो सकता है। जांग यानचिंग, तो तुम असल में इतने बदसूरत दिखते हो? यह वह जगह है जहां जांग यानचिंग रहा करते थे। मैं चाहती हूं कि यहां उनके बारे में एक परिचय उन्हीं के सम्मान में बना रहे। मिस्टर शिया, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है और अब हम रिप्लाई 1937 की शूटिंग कर रहे हैं। जांग यानचिंग, शायद किताबों में तुम्हारा नाम न मिले, तुम कोई संगीतकार नहीं बन पाए, न ही कोई आर्किटेक्ट और न ही कोई शिक्षक, पर तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। मैं यह पक्का करूंगी कि सब तुम्हें जाने और याद रखें। मिस चेन, यह शहीद जांग यानचिंग की तस्वीरें और जानकारी है। एक समय में यह उनका घर था, इसीलिए मैं चाहती हूं कि उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शुक्रिया। कोई बात नहीं।